दादासाहेब टिचकुले योग वर्ग का आज का 1648 1648 इस वर्ग को 4 साल 6 माह तथा 19 दिन हो चुके हैं। मैं योगाचार्य रामकृष्ण ठाकुर पनवेल से सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो ज्योतिष क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, सही में ये है, इसका प्रभाव होता है कि नहीं है, तो यह जानकारी आज के हमारे अ, सुरेश करवा दादा देने वाले हैं। हम बालकृष्ण मुंदड़ा दादा, जो आप पूना के हैं और आप कई सालों से यूएसए में रहते हैं, तो आप के द्वारा हमें दादा का परिचय हुआ और मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हमारे आज के अतिथि का परिचय दीजिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बाळकृष्ण मुंडे दादा। हरिओम हरिओम सर. आजचे आपले गुरु श्री सुरेशजी करवा हे माझे लहानपणापासूनचे मित्र असून गेल्या 35 वर्षापासून आम्ही एकमेकाची मैत्री आहे. ते महेश बँकेमध्ये त्यांनी सलग 48 वर्ष कार्यरत होते. गेल्या 2 महिन्यापूर्वीच त्यांनी रिटायरमेंट घेतलेली आहे. त्यांची महेश बँकेत जनरल मॅनेजर पदी जवळजवळ 15 वर्ष त्यांनी ते पद सांभाळलेलं आहे. ऑस्ट्रोलॉजी हा त्यांचा आवडता विषय असून गेल्या 30 वर्षापासून त्यांचा अनुभव यामध्ये आहे. तरी आपण सर्वजण त्यांच्या वाणीतून या ज्ञानाचा आनंद घेऊ. त्यांचा आजचा विषय ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्र काय आहे आणि त्याचे आपल्या जीवनात उपयोग कसा करावा हा त्यांचा आजचा विषय राहील. मी श्री करवा सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार मांडावे. नमस्ते. नमस्ते आज सर। के इस दादा साहेब टिचुकले योग वर्ग ने आयोजित किया हुआ ये सेशन के लिए मैं प्रथमतः मेरे दोस्त बालकृष्ण जी मुंदड़ा, जिन्होंने मुझे मेरा परिचय दादा साहब को दिया और उन्होंने तुरंत मेरा ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए मैं इन दोनों को पहले आभार व्यक्त करता हूं। और आज के जो सब श्रोतागण है उनका मैं आज के ये ज्योतिष और वास्तु विषय संबंधित सत्र में सबका स्वागत करता हूं। प्रथमतः परमात्मा परमेश्वर और मेरे गुरुजन, इनको स्मरण करके मैं मेरा ये सेशन चालू करता हूं। आप सभी को पता है कि ज्योतिष और वास्तु ये दोनों ही बहुत ही प्राचीन विद्या है और इसका उपयोग हम सालों से कर रहे हैं। अपने सब भारतीय लोगों को ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, ये समझाने की और बताने की कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम जन्म लेते ही हमारे यहाँ पत्रिका निकाली जाती है, उनका राशि क्या है, उनके ग्रह क्या है, उनकी शांति करनी है नहीं करनी है, ये सभी की मालूमात हम तुरंत करके लेते हैं। लेकिन ज्योतिष वास्तव में क्या है, उसकी उपयोगिता खाली पत्रिका बनाने और अपनी राशि जानने में इतना ही है क्या, या इसके अलावा हम हमारे दैनिक कामों में इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में ज्योतिष ये बहुत बड़ा शास्त्र है और कसौटी के ऊपर खरे उतरनारा ये शास्त्र है। लेकिन इस शास्त्र में जैसे दूसरे व्यवसायों में भी होता है, वैसे इस व्यवसाय में भी ऐसा हुआ कि कुछ गलत लोगों ने खाली तोड़गे तंत्र मंत्र और इसके हिसाब से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी ऐसे करके इस शास्त्र का उपयोग किया। जब लोगों को अनुभव नहीं आता है तब इस शास्त्र के ऊपर का विश्वास कम होने लगता है। वास्तव में ये शास्त्र ऐसा है कि आपके जन्मतः आपका जब जन्म होता है वही समय आपकी एक जन्म कुंडली तैयार हो जाती है और उस कुंडली में आपसे जन्म, आपका आयुर्मान, आपके कुटुंब, आपकी संतति, आपका व्यवसाय, आपके पार्टनर, सभी के लिए जो भाग्य लिखा है वो भाग्य लिखित में तय हो जाता है। उस भाग्य में हम ज्यादा फेरफार नहीं कर सकते। कर्म से जो भी चीजें हम बदल सकते हैं इतनी ही हम बदल सकते हैं। इसलिए कुछ हम जो उपाय करते हैं, कुछ तोड़गे करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र साधना करके
हम हमारी जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। फिर बाद में हम दोष देते हैं कि अरे ज्योतिषी ने तो बताया था कि 1 साल में प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, हुआ तो नहीं। तो फिर उसके ऊपर का विश्वास कम होता है। इसलिए मैं ज्योतिष सच में क्या है, कैसा देखना चाहिए, उसकी उपयोगिता हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं ये कुंडली क्या होती है इसका मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा। ज्योतिष कैसे देखते हैं उसका मैं परिचय दूंगा। कि ज्योतिष ये 12 भावों की कुंडली कुंडली होती है। जैसे मैं कुछ शेअर कर सकता हूँ क्या स्क्रीन? हाँ, तर हे मी तुमच्याकडे कुंडली का एक ढांचा मैंने आपके सामने रखा है कि जो हम सालों से देखते आए हैं। तो उसमें जब हमारा जन्म होता है तो कुंडली क्या है, तो हमारा जब जन्म होता है तो उस समय उस प्रदेश में जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, उस जो राशि जो उदित होती है वो हमारे पहले भाव में जहां पे एक अंक लिखा है वो हमारा लग्न राशि होता है। जैसे कि आज पुणे में अभी 7 बजे के समय पर वृश्चिक लग्न उदय हो रहा है। तो मेरी जन्म राशि, जन्म लग्न, जो हम उसकी जन्म लग्न बोलते हैं, वो वृश्चिक रहेगी। तो 1 के जगह पे 8 आंकड़ा आ जाएगा। ये जो फर्स्ट हाउस है वहां पर जहां पे 1 लिखा है वहां पे 8 अंक आएगा। तो मेरी राशि, लग्न राशि वृश्चिक हो गई। इस हिसाब से फिर 12 भावों की, ये जो 12 भाव लिखे हैं, 12 भावों की कुंडली बन जाती है। और उसके ऊपर से 12 भाव, रवि से लेके राहु केतु तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इससे मिलाप से हमें ज्योतिष देखना होता है। तो ये जो हमारा जो ज्योतिष रहता है, ये सब कॉम्बिनेशन हमारा 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इनके जो जो मिलजुल के जो फलित निकलता है उससे हम फलित करते हैं। हर राशि का एक अपना स्वभाव रहता है और हर भाव का एक अपना कारकत्व रहता है। जैसे जहां पे 1 अंक लिखा है वो हमारा प्रथम भाव हुआ, वो लग्न राशि हमें उसे बोला जाता है। लग्न राशि अपने कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। वहां से मनुष्य देखा जाता है, उसकी आयु देखी जाती है, उसका स्वभाव देखा जाता है, उसका आचरण देखा जाता है, वो जीवन में कितना सक्सेस होगा वो देखा जाता है। जहां पे 2 अंक लिखा है वहां से धन भाव, वो अपना धन भाव है, वहां से धन प्राप्ति देखी जाती है, वहां से अपना कुटुंब देखा जाता है, अपनी वाणी देखी जाती है, हम खाने पीने का अपना व्यवहार, हमारी पसंद वहां से देखी जाती है। जहां पे 3 अंक लिखा है वहां से हमारे पड़ोसी, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे आजू बाजू के परिसर, ये सब देखा जाता है। वहां से हमारा छोटे जो जो हम जो छोटे यात्राएं करते हैं वो छोटे, जैसे नौकरी में ट्रांसफर हो गया वो 3rd हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस यानी चतुर्थ स्थान, वहां से माता देखी जाती है, अपनी प्रॉपर्टी, अपने वाहन, अपने सुख प्राप्ति यहां से देखी जाती है। पंचम भाव हमारा संतति का भाव है, हमें संतति होगी नहीं होगी, स्त्री संतति होगी पुरुष संतति होगी, हमारा ये प्रेम भाव भी है। यहाँ से शेयर्स, सट्टा, लॉटरी ये भी देखी जाती है। ये प्रेम का भाव है, यहाँ से गायन, कला, क्रीड़ा, स्पोर्ट्स ये चीजें देखी जाती है। छठे भाव छठा भाव हमारा शत्रु स्थान है, यहाँ पे हमारा शत्रु देखा जाता है, हमारे प्रतिस्पर्धी देखे जाते हैं। ये विवाह का विरोधी भाव है। यह छठा भाव कार्यान्वित हो तो विवाह तय होने में मुश्किलें आ जाती है। यहाँ से कोर्ट केसेस देखा जाता है, कोर्ट में हमें जय मिलेगा नहीं मिलेगा वो छठे स्थान से देखा जाता है। ये एक दुष्भाव है ऐसे माना जाता है। पत्रिका में छठा, 8वां और 12वां, जहां पे 6, 8 और 12 ये अंक लिखे हैं वो हमारे दुस्थान समझे जाते हैं। लेकिन छठा भाव ये एक धन स्थान भी है और वहां से अपनी जो जॉब हम करते हैं वो जॉब से मिलने वाला पैसा वहां से देखा जाता है। सप्तम स्थान हमारा भार्या स्थान है, हमारा पार्टनर का स्थान है,
हमारा बिजनेस पार्टनर का भी ये स्थान है। हम बिजनेस करेंगे ये नहीं करेंगे, ये सप्तम स्थान से तय होता है। तो हमारा जोड़ीदार कैसे मिलेगा, हमें वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा विवाह होगा नहीं होगा, एक विवाह होगा, एक से अनेक होगा, घटस्फोट होगा, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। वैसे ही हमें बिजनेस में कितना सक्सेस मिलेगा, ये भी चीजें यहाँ से देखी जाती है। अष्टम भाव, जहां पे 8 अंक लिखा है, मैंने आपको बताया ये भी एक खराब भाव है। यहाँ ये मृत्यु स्थान बोले जाता है। तो हमारी आयु कितनी है यहाँ से तय हो जाती है। यहाँ मृत्यु भाव है तो ये मृत्यु तुल्य पीड़ा देती है। जैसे हमें कोई अपमान हो, हमारी कोई पदानावती हो, हमें कोई बड़ा नुकसान हो, एक्सीडेंट हो, आत्महत्या हो, ये सभी चीजें यहाँ से देखी जाती है। ये अष्टम भाव एक खराब रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ से अपने को हमारे एंसेस्टर से मिलने वाली प्रॉपर्टी, धन, वो भी देखा जाता है। यहाँ से इजी मनी, जो करप्शन मनी है, वो भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से अपने को लॉटरी सट्टा से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखा जाता है। लेकिन ये अष्टम भाव एक अशुभ भाव से जाना जाता है। नवम भाव ये अपना पिता का स्थान है। यहाँ से धर्म और धर्म देखा जाता है। यहाँ से परदेश यात्रा देखी जाती है। ये एक उच्च शिक्षण का भी स्थान है। जैसे फोर जहाँ पे लिखा है चतुर्थ स्थान, वहां से प्राथमिक शिक्षा देखी जाती है। ये नवम स्थान से हमारी उच्च शिक्षा देखी जाती है। ये अपना कर्म का, मुझे दशम स्थान जो जहाँ पे 10 अंक लिखा है वो हमारा कर्म स्थान हुआ। उसका एक आपको बात बता देता हूँ, जो भी भाव है उसका पीछे का भाव ये हमें उस भाव का फलित का विरोध करता है। जैसे दशम भाव हमें कर्म का स्थान है, वैसे नवम भाव ये कर्म का उस कर्म को निगेट करता है। तो हमें हमारा जॉब जाना वो नवम भाव से देखा जाता है, जॉब में बदलाव होना वो भी नवम भाव से देखा जाता है। तो नवम भाव से ये धर्म का स्थान है, तो धर्म में लीन होने के लिए नवम भाव जागरूक होना जरूरी होता है। यहाँ से प्रोफेसर देखे जाता है, शालेय जो टीचर्स है उसका कर्म का ये अच्छा भाव है। दशम भाव जैसे मैंने बताया ये कर्म का भाव है। यहाँ से हम जो कर्म करेंगे वो तय होता है। दशम स्थान की सन में जो बैठी हुई राशि, बैठे हुए ग्रह तय करते हैं कि हम जीवन में क्या कार्य करने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपना एजुकेशन, शिक्षा और जो भी हमें काम तय करना है, हमें जो स्किल्स अचीव करने हैं, वो हमें दशम भाव से देखा जाता है। ये मान सम्मान, प्राप्ति, पदोन्नति, अधिकार का स्थान है। तो ये दशम स्थान अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दशम स्थान जिसका अच्छा कार्यान्वित है वो आदमी जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है। जहाँ पे 11 अंक लिखा है वो जो है वो लाभ स्थान बोलते हैं। जैसे नाम में लिखा है ये हर तरह की हमें लाभ सूचित करता है। हम हमारे जो जितने भी भाव है वहां से जो मिलने वाले भाव लाभ है, जैसे मेरा फर्स्ट हाउस है, 1 अंक लिखा है, तो मेरी मेरे जो कर्म करने वाला हूँ उससे मिलने वाला लाभ। 2 भाव में धन है, धन से मिलने वाला भाव। 3 भाव में मेरे भाई बहन नेबर्स देखे जाते हैं, उनसे मिलने वाला लाभ। तो हर प्रकार के लाभ ये स्थान से लिखा जाता है, देखा जाता है। ये एक प्रकार का बहुत अच्छा स्थान है जिसका लाभ स्थान उच्च है, अच्छा है, उसको फलित अच्छे मिलते हैं। 12वां भाव जैसे मैंने बताया कि 12वां भाव जैसे हर स्थान से उसका 12वां भाव पीछे का स्थान व्यय स्थान होता है, वैसे यही 12 भाव व्यय स्थान का है। यहाँ से हर प्रकार का व्यय बोले तो जो हानि, खर्चा, मानहानि देखी जाती है। यहाँ से ये कोर्ट कचहरी का भी स्थान है, ये घटस्फोट का भी स्थान है, ये जेल यात्रा का भी स्थान है। यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाता है। तो ये एक प्रकार के अपनी शारीरिक हानि, धन हानि, कोई भी रिलेशंस की हानि करने वाला स्थान है। लेकिन यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है, यहाँ से परदेश यात्रा भी देखी जाती है, यहाँ से परदेशी होने वाले व्यावसायिक संबंध भी देखे जाते हैं। तो ऐसे एक भाव से ये 12 भाव है, और 12 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। उसके बाद हर स्थान में जो राशि पड़ती है, मैं और एक शेयर करता हूं।
हाँ, जैसे आपके सामने अभी मैंने अभी पहले बताया कि अभी पुणे में वृश्चिक 7 बजे वृश्चिक लग्न उदित होने वाला है, और जो भी आदमी उस समय 7 बजे का समय में जन्म होगा उसकी ये जन्म कुंडली होगी। तो उसका पहला भाव में 8 बोले तो वृश्चिक राशि आ गई, दूसरे भाव में धनु 9 अंक जो धनु राशि का है वो धनु राशि आ गई, तीसरे स्थान में 10 का आंकड़ा लिखा है वो मकर राशि का है, चौथे में 11 कुंभ राशि का है, पांचवें में 12 मीन राशि है, छठे में 1 अंक लिखा है वो मेष राशि का है, सप्तम स्थान में 2 अंक लिखा है वो वृषभ राशि का है, सप्तम में मिथुन, नवम में कर्क 4 अंक लिखा है कर्क राशि का है, 5 अंक सिंह राशि का है, और 6 अंक कन्या राशि और 7 तुला राशि का है। तो अभी जो कुंडली निकल के आई है तो हम बोल सकते हैं कि इस आदमी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। और हमें सबको पता है, हमें कोई 90% लोगों को हमारा लग्न स्थान क्या है उसका पता नहीं रहता है। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है ज्योतिष देखने के लिए कि कौन से लग्न पे इनका जन्म हुआ है लग्न में, और उसके अनुसार कौन सी राशियां बैठी है और कौन से ग्रह बैठे हैं। लेकिन हमें ज्यादातर पता चलता है, हमें चंद्र राशि मालूम होती है। जैसे आज सप्तम स्थान में ये जहां पे 2 अंक लिखा है वहां पे मून MO लिखा है चंद्र, तो इस व्यक्ति का वृषभ राशि हो गई। तो हमें सबको पता चलता है कि हमें सबको पता अपनी चंद्र राशि की रहती है, तो जिसके ऊपर से हमारा जन्म नाम तय होता है। तो ये इस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न और वृषभ जन्म राशि हो गई। हमें जन्म राशि पता होने का एक कारण ये भी है कि हमें हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो चंद्र राशि के अनुसार, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों इतने विद्वान और इतने समझदार थे कि उनको पता है कि अपने जीवन में सब कुछ हो, धन हो, अपना परिवार हो, कामकाज अच्छा चल रहा हो, लेकिन जीवन में शांति नहीं होगी, अपना मन अच्छा नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा ये सब प्रयास बेकार जाने वाला है। तो जिसका मन अच्छा, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन नहीं है लेकिन उसका मन अच्छा है, उसकी मानसिक संतुलन अच्छा है, वो हर प्रकार का सुख उपभोग सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्र राशि को ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए हम चंद्र राशि का उपयोग बात करते समय करते हैं। हमारी राशि कौन सी बोले तो हम बोल देते हैं कि ये मेरी मून की राशि चंद्र राशि है। तो जहां जैसे मैंने आपको बताया वैसे ये सब राशि, फिर वो राशि के गुण भी रहते हैं। जैसे मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशि है, वृषभ, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व की राशि है, और मिथुन, तुल और कुंभ ये वायु तत्व की राशि है। तो वायु ये तत्व के अनुसार, जैसे अग्नि तत्व की राशि है, जैसे मेष राशि है तो अग्नि तत्व की है, तो ये आदमी अग्रेसिव होगा, उसके मंगल के गुण होंगे उसमें, क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है, वो एक आक्रामक प्लैनेट है, वो एक धड़स रखने वाला प्लैनेट है, वो काम करने वाला प्लैनेट है। वैसे ही समझो जल राशि है, कर्क राशि है, तो वो आदमी ज्यादा संवेदनशील होगा। तो जैसे जैसे राशि अपने फर्स्ट हाउस में या जहां जहां पे बैठी है, जैसे समझो चल राशि चल राशि, जैसे चल स्थिर द्विस्वभाव राशि भी होती है। जैसे 1 4 7 10 म्हणजे मेष, कर्क, तुला और मकर ये चल राशि होती है। 2 5 8 11 ये स्थिर राशि होती है, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। गेट नंबर 3 म्हणले, ये स्थिर राशि रहती है। तो जैसे राशि रहती है उसके अनुसार अपने को गुण मिलते हैं। जैसे मेरे दशम स्थान में, समझो किसी के दशम स्थान में चर राशि आ गई, तो मैं उसे बता सकता हूं कि आप जहां पे ज्यादा चलन वलन है ऐसा बिजनेस कर। जहां पे स्थिर राशि है तो मैं बोलूंगा कि जहां पे स्थिर बैठ के काम करने वाला कुछ काम हो वो ज्यादा आपको पोसाएगा। तो ये राशि के तत्व और गुण के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आपके रिजल्ट्स बताए जाते हैं। वैसे ही हर ग्रह को
एक कारकत्व रहता है। जैसे रवि से पिता देखे जाता है, रवि से मान सम्मान देखा जाता है, रवि से हमारा राजकारण या राजकीय व्यक्ति देखी जाती है। राजा है, रवि राजा है। चंद्र से माता देखी जाती है, चंद्र से प्रॉपर्टी का सुख देखा जाता है, मंगल से बंधु देखे जाते हैं, मंगल से प्रॉपर्टी देखी जाती है, बुध से हमारे भाई बहन देखे जाते हैं, गुरु से हमारे हमारे पूर्व बड़े जन हमारे गुरु देखे जाते हैं, शनि से नौकर चाकर देखे जाते हैं, शुक्र से हमारा पार्टनर देखा जाता है। ऐसे हर ग्रह को भी एक कारकत्व दिया है। तो वो ग्रह अपने राशि में कैसे बैठे हैं, वो दूषित हुए हैं क्या? समझो रवि और राहु का समझो मिलान हुआ होगा, तो रवि को ग्रहण लग गया, तो हमारे पिता से संबंध शायद खराब हो सकते हैं, या हमें पिता को कुछ पीड़ा हो सकती है। जैसे हम साढ़े साथी को हम बहुत मानते हैं। साढ़े साथी क्या है? साढ़े साथी क्या है कि चंद्र जो हमारी जो चंद्र राशि है, उसके पहले भाव में, उसके पीछे के भाव में, उसके जो जहां पे चंद्र बैठा है उस भाव में, और चंद्र के आगे के राशि के भाव में जहां से शनि का गोचर भ्रमण हो, उस समय हम साढ़े साथी का समय बोलते हैं। उस समय चंद्र के ऊपर से शनि का भ्रमण होता है। शनि एक उदासीन ग्रह है, शनि एक स्लो मूविंग ग्रह है। वो जो भी चीज देता है धीरे से देता है और कुछ पेन देके देता है। तो उस समय हमें थोड़ी सी पीड़ा सहन करके आगे जाना होता है। उस समय माता को कष्ट होता है, प्रॉपर्टी के बारे में हमें कुछ तकलीफें होती है। इसलिए हमने, और उस समय हमारा जो मन है, हमारा जो मानसिक विचार है, वो शनि के कारण थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए हमें साढ़े साथी का अनुभव अच्छा नहीं होता। और साढ़े साथी के लिए हमारे इधर ज्यादा महत्व देने का कारण यही है कि उस टाइम हमारी मन की अवस्था ज्यादा अच्छी नहीं रहती। तो हर स्थान, हर राशि हमें क्या फल देने वाले हैं उसका भी तय हुआ है। और जैसे हमारे जो अंग है, हमारा जो शारीरिक अंग है, वो भी कौन से भाव से देखा जाता है वो भी तय है। जैसे फर्स्ट हाउस से हमारा सर देखा जाता है, सेकंड हाउस से, द्वितीय स्थान से हमारा मुख देखा जाता है, हमारा गले का भाग देखा जाता है। थर्ड हाउस से हमारे जो बाहु है वो देखे जाते हैं। चतुर्थ स्थान से हमारा हृदय का भाव, पंचम स्थान से पेट के, हृदय के नीचे का भाव, छठे स्थान से पेट, सप्तम स्थान से हमारा जननेंद्रिय, अष्टम स्थान से हमारा गुदद्वार, नवम भाव से हमारे जांगा, दशम स्थान से हमारे गुड़गे क्या नीज, 11वें स्थान से हमारे जो नीज के नीचे का स्थान, और 12वें भाव से हमारे पैर, ये सब देखे जाते हैं। तो तकलीफ होने वाली है ये भी तय हो जाता है। जैसे रवि से हृदय देखा जाता है, रवि से हार्ट देखा जाता है। तो रवि जब पीड़ित होता है शनि से, तो हम बोल सकते हैं कि इसको ब्लॉकेज आने वाले हैं। जब चंद्रमा से हमारा शरीर का खून देखा जाता है, जब चंद्र मंगल राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि रक्त के संबंध में विकार हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में समझो मेष लग्न है, मंगल की राशि है, मंगल एक अग्नि ग्रह है, एक तीव्र ग्रह है, उसमें समझो मंगल बैठा है, केतु भी अग्नि ग्रह है। मंगल शनि केतु जैसे ग्रह समझो बैठे होंगे, तो उसको सिर की तकलीफ हो सकती है, माइग्रेन का तकलीफ हो सकती है, कोई ऑपरेशन, बड़ा मेंदू का ऑपरेशन हो सकता है। शनि मंगल हमें एक्सीडेंट्स दे सकते हैं। तो ग्रह का योग कैसा हुआ है, कौन से नक्षत्र में वो बैठे हैं, उस हिसाब से हमें ये तय करना होता है कि हमें क्या फलित मिलने वाला है। अभी मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे आता हूं कि हमें जो फलित हम करते हैं वो कैसे करते हैं, और उसका हमें क्या फायदा मिलता है। जैसे मैंने आपके सामने वापिस वो कुंडली का एक भाव रखा है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस से हम व्यक्तिमत्व देखते हैं, वहां से व्यक्ति कैसा वर्तन करेगा, उसका चलन कैसे रहेगा, वो क्या कार्य करेगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये देखा जाता है। तो ये कुंडली देखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि अपनी जन्म कुंडली जन्म से लेके अंत तक यही रहने वाली है।
समझो कुंडली यही रहने वाली है, उसके जो ग्रह बैठे हैं वो भी यही वहीं पे बैठे बैठे हैं, तो हमें बदलाव कौन सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलता है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हमारी कुंडली एक बार तय होने के बाद हमारे चंद्र राशि के अनुसार, चंद्र के अंश के हिसाब से हमारी महादशा तय होती है। 9 ग्रहों की 9 महादशा रहती है जन्म से। समझो जैसे आज चंद्र वृषभ राशि में है, कृत्तिका नक्षत्र में है, कृत्तिका नक्षत्र रवि का नक्षत्र है, तो इस आदमी को जन्मतः अभी रवि की महादशा चल रही है। तो उसे अभी जो देखना पड़ता है कि हमें महादशा कौन सी चल रही है और उस महादशा अपने को क्या फलित देगी, उस हिसाब से हमें सब रिजल्ट्स हमारे तय होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या, जातक हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उसको कौन सी महादशा चल रही है, वो महादशा स्वामी उसके कौन से भाव का कार्य कर रहा है। वो शुभ भाव का कार्य करता होगा तो उस पीरियड में उसको शुभ फलित मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, छठे, अष्टम और 12वां भाव का काम करता होगा तो उसको खराब फल मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम, और उस समय के गोचर प्लैनेट, जैसे हमें हमें सबको पता है कि शनि अभी कुंभ राशि में से जा रहा है। जैसे इधर चौथे भाव में 11 जहां पे अंक लिखा है वहां शनि अभी चल रहा है, तो हमें पता है कि अभी हमारे सभी के कुंभ भाव से, हमारे जहां पे कुंभ राशि हमारे जन्म पत्रिका में है वहां से शनि का गोचर भ्रमण हो रहा है। वैसे ही जहां पे 2 अंक लिखा है वहां गुरु का चलन हो रहा है। तो हमारा कुंभ लग्न हमारे पत्रिका में कहाँ बैठा है, वहां कौन से ग्रह है, वहां से शनि जा रहा है। जैसे मंगल, अपने समझो आप किस मानो कि आपके कुंभ राशि में, किसी के कुंभ राशि में मंगल ग्रह बैठा है और वहां पे शनि जा रहा है, तो गोचर का शनि वहां से जा रहा है। और मान लो कि शनि की महादशा चालू है, तो शनि मंगल के ऊपर जा रहा है और शनि या मंगल कोई 6, 8, 12 ये दुस्थान का काम कर रहा है या उसकी राशि 6, 8, 12 में बैठी है, तो उस समय उस आदमी को, उस जातक को संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। क्योंकि मंगल संघर्ष देता है, मंगल एक्सीडेंट देता है, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल शस्त्र का कारक है, मंगल खून का कारक है, तो वहां उस समय अपने को ऑपरेशन हो सकता है। तो वो ये जानकारी लेके हम आए हुए जातक को हम बता सकते हैं कि तेरा आने वाला समय, तेरी आने वाली महादशा कैसी है, तू कौन सा काम कर, तुझे कौन सा काम करना तेरे लिए अच्छा है, तू कौन सा काम करेगा तो तुझे सक्सेस मिल सकता है, तेरी जीवन में घटने वाली घटना आगे क्या है तो तू क्या प्रिकॉशन ले सकता है। इस हिसाब से हम उसको बता सकते हैं। तो मैं हर एक भाव से कैसे देखा जाता है मैं आपको बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे 8 अंक लिखा है, जो पहला भाव है वहां से आयुर्मान देखा जाता है। तो पहले तो देखा जाता है कि इस आदमी की आयुर्मान ये अल्पायु है, मध्यम आयु है या दीर्घायु है। जैसे फर्स्ट हाउस का संबंध 6 जहां पे 1 अंक लिखा है और जहां पे 3 अंक लिखा है उससे हो तो उसकी आयुर्मान कम हो सकती है। 6 अंक से रोग देखे जाते हैं, तो पहले भाव का संबंध 6 भाव से रहा तो वो उस आदमी को शारीरिक व्याधि हो सकती है। तो शारीरिक व्याधि क्या हो सकती है, वो जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह से बताई जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मंगल का संबंध है तो ब्लड प्रेशर होगा, खून की बीमारी हो सकती है। रवि का संबंध होगा तो फीवर जैसे फीवर हो सकता है। शनि का संबंध होगा तो हमारे आर्थराइटिस या संधिवात या नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा कौन सा भाव कौन से भाव से जुड़ा है, उस भाव से संबंधित हमें रोग हो सकते हैं, उसका हम अनुमान कर सकते हैं। हमारी आयुर्मान कैसे रहेगी, हमें सक्सेस कैसे मिलेगा। जैसे पहले भाव समझो 11वें भाव से, जैसे मैंने शुरू में बोला कि लाभ स्थान हमें हर प्रकार का लाभ देने वाला स्थान है। और दशम स्थान जहां पे 5 अंक लिखा है वो दशम स्थान, वो हमें कर्म करने वाला स्थान है। जैसे लग्न भाव दशम भाव से या लाभ स्थान भाव से जुड़े होंगे तो हम उसे बोल सकते हैं कि तेरा लाइफ, तेरी जीवन की यात्रा बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है।
तू जो भी काम करेगा वहां पे सक्सेस मिल सकता है। लेकिन यही भाव 6, 8, 12 जैसे पे एक अंक लिखा है, 3 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, वो 6, 8, 12 स्थान हो गए। और ऐसे भी पंचम स्थान हमें सक्सेस के लिए खराब होता है। जहां पे 12 अंक लिखा है मीन राशि, वो भी हमें इस कुंडली में कुंडली के लिए, तो ये भी भाव 5, 6, 8, 12 ये सक्सेस देने वाले नहीं है। फिर ये आदमी कितना भी काम करे, उसे जो सक्सेस मिलने वाला है वो लिमिटेड तय होता है। फिर हमें बताना पड़ता है कि तू कौन से काम कर कि जो इस भाव से संबंधित है। जैसे पंचम भाव, मैंने आपको सुबह में बताया कि पंचम भाव संतति का है। नवम भाव जो व्यवसाय को विरोध करने वाला स्थान है, तो समझो जिसको पंचम भाव और नवम स्थान की दशा लग गई या उससे गोचर ग्रह मिल गए और उसका काम धंधा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन वो आदमी शिक्षित है, तो हम बता सकते हैं कि तेरा पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों भाव कार्यान्वित है। पंचम भाव चिल्ड्रंस का है, बच्चों का है, शिक्षा का है। नवम स्थान उच्च शिक्षा का है। तो आप क्लासेस शुरू कर दीजिए। क्लासेस में क्लासेस आप ले सकते हो, तो आप क्लासेस लीजिए, आप शिक्षा दीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो वो अनुसार हमें हमें हम बता सकते हैं कि तेरे को कौन सा भाव का क्या चल रहा है, और उसका विरोधी फलित भी मिल रहा होगा, तो उसको हम अनुकूल भाव में कैसे बदल सकते हैं, वो इसकी उपयोगिता है। जहाँ पे 9 अंक लिखा है वो धन स्थान है, वहां पे हमें धन देखा जाता है। ये धन 2 प्रकार से मिलते हैं। हमें कर्जा से भी धन मिलता है, हमें काम से भी धन मिलता है। तो हमें धन किस प्रकार से मिलने वाला है, ये भी यहाँ तय होता है। धन की प्राप्ति कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, वो भी हमें पता चलता है। यहाँ पे हम धन कौन से कार्य से कमा सकते हैं, ये भी पता चलता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि धन भाव में जैसे जहां पे 9 अंक लिखा है वहां पे शुक्र बैठा है। तो शुक्र ये सौंदर्य, जैसे शुक्र ये कला क्रीड़ा का स्थान है। ये हमें जो आर्ट से जो आर्ट है, मिठाई है, या कोई फिल्म है, कोई अपना हीरे मोती ज्वेलर्स जैसे कोई काम है, वहां से धन दे सकता है। शुक्र धन का कारक है, जो नैसर्गिक कारक है, और धन भाव में यहाँ 9 गुरु की राशि बैठी है। गुरु भी धन का कारक है। तो ऐसे आदमी बैंक, वित्त संस्था यहाँ भी काम करे तो उसको धन मिल सकता है। तो ऐसे हम उसको बोल सकते हैं कि तेरे को धन प्राप्ति कहाँ से होने वाली है। तो हमें जब मालूम पता जो समझता है कि मेरे को धन भाव मेरे कौन से ग्रह एक्टिवेट है, उस भाव से संबंधित मैं कार्य करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मेरा आगे का जो प्रयास है वो आसान हो जाता है। ये धन भाव छठे भाव से जुड़े तो आदमी कर्जा लेता है। अष्टम स्थान से जुड़े तो कर्जा फिटाने में, कर्जा चुकताने में उसको दिक्कत हो जाती है। 12वां भाव लग जाता है तो धन की हानि हो जाती है। तो जैसे भी धन भाव का संबंध 6, 8, 12 इस भाव से आए तो उसकी धन हानि निश्चित है। लेकिन ये धन भाव 6, 10, 11 इस भाव से संबंधित हो तो उसे भरपूर लाभ मिल सकता है। तो हम बता सकते हैं कि दशा तेरी कौन सी चल रही है। तेरी धन भाव की दशा चल रही है तो तेरे धन मिलेगा। और जब भी 5, 8, 12 जैसे भाव लग जाए तो उसे हम बोल सकते हैं कि भैया तू इस समय में थोड़ी शांति रख, थोड़ा सा काम धीरे कर, किसको पैसा मत दे, कर्जा मत ले, किसको उधार मत दे। तो इस भाव से हम लोगों को अगवा कर सकते हैं, उसको हम जागरूक कर सकते हैं। तृतीय भाव से हमें जैसे मैंने बताया, हम भाई बहन का संबंध देखा जाता है। जहां पे समझो यहाँ पे शनि मंगल जैसे ग्रह बैठे हो तो हम बोल सकते हैं कि तेरे बंधु से तेरी शायद नहीं मिलेगी। जब अशुभ स्थान का मालिक होके समझो शनि मंगल वहां बैठे हो तो हम बोल सकते हैं कि तू तेरे भाई बहन से नहीं बनेगी, थोड़ी सी दूरी रख, और जो भी कामकाज करना है उनसे तो अच्छे तरीके से कर। तो वहां पे वो तय हो जाता है कि हम हमारे बंधुओं से कैसे रिलेशन करें, हमारा हमें प्रवास की कितनी संधियां है वो देखा जाता है। चतुर्थ स्थान से माता देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव जब हम 11 भाव से जुड़ा जाता है तो हम बोल सकते हैं कि तेरे को प्रॉपर्टी का लाभ है, वाहन का लाभ है। चतुर्थ भाव में द्वि स्वभाव राशि होगी
जैसे बुध की मिथुन राशि, या कन्या राशि, या धनु राशि, या मीन राशि गुरु की, ऐसे, या बुध का संबंध हो, तो हम बोल सकते हैं कि तेरे को एक से ज्यादा घर है, तेरे को एक से ज्यादा वाहन की प्राप्ति होने का संभव है। लेकिन यही चतुर्थ भाव जब अष्टम स्थान, जहां पे हम बोल सकते हैं मृत्यु का स्थान है, एक्सीडेंट का स्थान है, 12वां स्थान जो हॉस्पिटल का स्थान है, जब 4, 8, 12 का संबंध हो, तो हम बोल सकते हैं कि इस समय में आप वाहन खरीदी मत करो, घर खरीदी मत करो, उसमें आपका नुकसान होने वाला है, या आपको चीटिंग हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ये ऐसे तरीके से हम उनको अगवा कर सकते हैं। पंचम भाव से संतति का चतुर्थ स्थान, ये प्राथमिक शिक्षा का भी स्थान है। तो चतुर्थ भाव से हम, जब हमारे पास काफी लोग आते हैं कि हम बच्चों को कौन सी शिक्षा दे, उसका कौन सी शिक्षा उसको ज्यादा अनुकूल रहेगी, वो तो बहुत खेलता है, शिक्षा में ध्यान देता नहीं है, उसको कौन सी लाइन में डाले। तो चतुर्थ भाव प्राथमिक शिक्षा का भाव है, नवम स्थान उच्च शिक्षा का भाव है। उसकी ग्रह राशि स्थान देख के हम बता सकते हैं कि उसको कौन सा शिक्षा लेना अनुकूल है। तो उस शिक्षा में हम उसको पहले से ही हम ढाल दे, तो उसका आगे का प्रवास ये सुखकर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो हमें चतुर्थ भाव और नवम भाव से उसको कौन सी लाइन, तो फिर वो साइंस साइड उसको अच्छा है, कॉमर्स साइड अच्छा है, या वो टेक्निकल साइड में जाएगा। जैसे चतुर्थ भाव नवम भाव का मंगल केतु जैसे शनि जैसे ग्रह का संबंध होगा, तो वो आदमी ने टेक्निकल साइड में जाना चाहिए। गुरु बुध चंद्र शुक्र और मीन राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि जैसे राशि का संबंध हो, तो उस व्यक्ति ने कॉमर्स जैसे लाइन में जाना चाहिए। ऐसे हम उसको लाइन बता सकते हैं। जब राहु शुक्र पंचम भाव का संबंध हो, तो हम बोल सकते हैं कि तू फिल्म लाइन में या इवेंट्स लाइन में तू सक्सेसफुल रह सकता है। पंचम स्थान काफी लोगों के बच्चे अच्छे खेलते हैं, और उनको ये तय करना मुश्किल होता है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जावे या शिक्षा में रखे, क्योंकि शिक्षा पूरी नहीं हुई तो नौकरी या धंधा मिलने का संभव कम हो जाता है। तो उसकी जीवन आगे कैसे चलेगी, वो चिंता माँ बाप को रहती है। और दूसरे समय ये भी दिखता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी उसको आगे गया तो उसको मान सम्मान धन प्राप्ति हो सकती है। तो लेकिन उसको स्पोर्ट्स में रहने दे या शिक्षा में रहने दे, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हम ये ज्योतिष का शास्त्र बहुत उपयोगी होता है। जैसे जिसका पंचम भाव शुभ हो, वो धन स्थान से, कर्म स्थान से, लाभ स्थान से जुड़ा हो, तो उस समय उस आदमी और उसको आगे जाके पंचम स्थान से मिली धन स्थान, लाभ स्थान, कर्म स्थान, छठे स्थान की दशा मिल जावे, तो उस आदमी ने बेहिचक स्पोर्ट्स में काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि तू कौन सी लाइन में जा, तू सर्जरी में जा, मेडिकल में सर्जरी में जा या मेडिसिन में जा, तू इंजीनियरिंग में कौन सा काम कर। ये सब बातें हम 4th हाउस से 9th हाउस से बता सकते हैं। पंचम स्थान से हम संतति देखते हैं, हमें संतति प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो देखा जाता है। ये तंत्र मंत्र विद्या का भी स्थान है। ये पंचम स्थान शेयर्स लॉटरी का भी स्थान है। जब पंचम स्थान, अष्टम स्थान और 12वें स्थान से जुड़ा होता है, तो ऐसे लोगों ने शेयर सट्टा में ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, सट्टा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसको नुकसान होगा। जब पंचम भाव ये शेयर्स ट्रेडिंग का स्थान है, वो जब 3, 6, 10, 11 से जुड़े हो, वही समय आदमी सट्टा शेयर्स में काम करे, अन्यथा उसको नुकसान 100% तय है। छठे भाव से मैंने आपको बोला कि ये कोर्ट केस का प्रतिस्पर्धी का स्थान है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने का भी अच्छा स्थान है। जब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है, तब छठा भाव कार्यान्वित हो, तो वो आदमी, वो जातक परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो छठे भाव से हम शत्रु के ऊपर का विजय, हम कोर्ट केस में हमें क्या फलित मिलने वाला है वो देखा जाता है। छठे भाव का संबंध अष्टम स्थान से और 12वें स्थान से हो, तो कोर्ट केस में हमारे अनुकूल निकाल नहीं होता, हमें पराभव होता है। तो जब भी कोर्ट केस चला होता है और वो जो पंचम 11वें स्थान से होता है, पंचम भाव ये प्रेम भाव है, तो हम बोलते हैं कि तू प्रेम भाव से सेटलमेंट कर ले। पंचम भाव और 11 भाव ये सेटलमेंट के स्थान है। तो जब भी छठे भाव का संबंध 5, 11 से हो, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई तू कोर्ट में केस लड़ेगा तो हारेगा,
उससे बजाय अच्छा है तू पंचम और 11 भाव तेरे काने तो है, सेटलमेंट कर ले। तो प्रेम भाव से भी ये संबंध हो सकता है। सप्तम भाव से विवाह देखा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करूंगा। मुझे पता है कि समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा दूंगा। मैंने शुरू में बताया कि हर भाव अपना जो भाग्य है लिख के आता है। तो सप्तम भाव से हमें अपना पार्टनर का, अपने भार्या या अपने जोड़ीदार का सुख कैसे मिलने वाला है, हमें वैवाहिक सौख्य कैसे मिलने वाला है, वो तय करता है। और आज के जीवन में वैवाहिक सौख्य के कारण अपनी जिंदगी एक तो अच्छी होती है या खराब होती है। तो ये बहुत बड़ा स्थान है और बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और बहुत लोगों को इस स्थान से लेके चिंता होती है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो मैक्सिमम इसी कारण से आते हैं। तो ये सप्तम भाव जहां से पार्टनर्स देखा जाता है और जहां पे हमारा वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, उसका स्थान है। तो सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसका मालिक कहाँ बैठा है, और वो सप्तम भाव का संबंध किस किस स्थानों से आता है, उससे हमारा भाग्य तय होता है। जैसे सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव की जो राशि या कोई जो नक्षत्र ग्रह है, वो 2, 5, 10, 11 से संबंध या 5, 11 से संबंध हो तो वैवाहिक सौख्य अच्छा मिल जाता है। और यही सप्तम भाव 6, 8, 12, 10, 4 से संबंधित हो तो उसको वैवाहिक सौख्य बहुत कम मिलता है। उसको वैवाहिक सौख्य प्राप्ति में बहुत मुश्किलें आती है, उसकी शादी होने में भी मुश्किलें आ जाती है। तो हम पत्रिका देख के ये बता सकते हैं कि इसको एक तो पहले इसको जीवन में वैवाहिक सौख्य कितना लिखा है, उसको क्या मिलना तय है, उसकी शादी जल्दी होगी, देर से होगी, होगी या नहीं होगी, उसके लाइफ में घटस्फोट जैसे संभव है, जैसे सप्तम स्थान में द्विस्वभाव राशि, जैसे मैंने बताया कि बुध कन्या या बुध की राशि या बुध का ग्रह का संबंध हो, तो एक और वही समय दशा महादशा या सप्तम स्थान का संबंध 6, 8, 12 से हो तो घटस्फोट हो सकता है, विभक्ति हो सकती है। और जब बुध जैसा ग्रह संबंधित है तो दूसरा विवाह के भी संभव हो सकता है। तो हमारे पास हमारा द्वितीय विवाह होगा क्या नहीं होगा, ये भी देखने के लिए लोग आते हैं। तो हम बता सकते हैं कि आपका पत्रिका में डाइवोर्स है, विभक्ति है, या आपको द्वितीय शादी है, ये सब बता सकते हैं। आपका वैवाहिक सौख्य कैसा है। तो हमारे पास शादी के लिए जो लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं कि 50 लड़के देख लिए, लड़के देख लिए, लेकिन तय हो नहीं रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो जब भी छठे स्थान की दशा, चतुर्थ, छठे, दशम स्थान की जब भी दशा कार्यान्वित हो और गोचर ग्रह भी वही स्थान कार्यान्वित कर रहे हो, तो उस समय शादी होना, शादी का मिलान होना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें एक जानकारी मिलती है कि हमें शादी के लिए, हमारे बच्चों के लिए शादी का सही से समय कैसा है। और 6, 8, 12 जैसे स्थान शादी के स्थान से लग के, जैसे 2, 7, 11 के साथ 6, 8, 12 स्थान भी लग रहे हैं, तो हम सुझाव दे सकते हैं, हम उसको एजुकेट कर सकते हैं कि बाबा रे, तेरे शादी में, तेरे वैवाहिक सौख्य में कमतरता है, कमी है, न्यूनता है, तो तू तेरे शादी को लेके एडजस्टमेंट करना अभी से सीख ले। तू एडजस्टमेंट करेगा तो शादी टिकेगी, तेरे को सुख मिलेगा। तो ये जानकारी हम उसे दे सकते हैं। शादी के लेके मंगल ग्रह को लेके भी बहुत चर्चा होती है। जैसे मंगलिक पत्रिका है, जैसे मैंने बताया 1, 4, 7, 8 और 12, जैसे यहाँ पे 8 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है, 2 अंक लिखा है, 3 अंक लिखा है और 7 अंक लिखा है। ये 1, 4, 7, 8, 12 भाव हो गए। यहाँ पे कहीं भी मंगल बैठा हो तो उसको मांगलिक पत्रिका कहती है। और ये मंगल, मैंने शुरू में जैसे बताया, ये मंगल है आक्रामक ग्रह है, ये पुरुषत्व दिखाने वाला ग्रह है, ये धारसी ग्रह है, ये किसी का सुनने वाला ग्रह नहीं है। तो मंगल की पत्रिका सब देखते समय हम नकारने का कारण एक ही रहता है कि ये व्यक्ति ज्यादा आक्रामक होगा, अपनी खुद की चलाएगा, किसी का सुनेगा नहीं, उससे तंटे होंगे, इसलिए हम मंगल की पत्रिका टालते हैं। लेकिन मंगल शुभ हो, अच्छे स्थान में बैठा हो, तो मंगल जैसी पत्रिका नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो भी सक्सेस करने वाला है
वो मंगल का आदमी ही जीवन में अपार सक्सेस मिल सकता है। तो मंगल कौन से भाव में बैठा है, उस भाव से हमें तय करना होता है कि ये मंगलिक पत्रिका अच्छी है या नहीं है, उससे हम उसका सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जनरली चतुर्थ भाव, जैसे जहां पे 11वां भाव 11 अंक लिखा है, और सप्तम भाव जो 2 अंक लिखा है, वहां पे मंगल हो तो शादी में झगड़े तंटे जरूर होते हैं, वहां पे थोड़ी सी अशांति का भाव रहता है। तो अपने मांगलिक पत्रिका हो तो भी डर जाने की जरूरी नहीं है। मंगल अच्छा भाव से हो या हमें मंगल से लेके जो भी कार्य करने हैं वो एडजस्टमेंट करने हैं, तो हमने सीख लिया तो हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हर भाव का भाग्य तय है, उस भाग्य से ही हम आगे जाके काम करते हैं। जैसे किसी ने बताया कि तू ये उपाय कर, यहाँ पे शनि को जाके तेल चढ़ा, ये मंत्र का जाप कर, वो मंत्र का जाप कर, यहाँ पे जाके दर्शन ले। लेकिन वो करने के बाद भी जब शादी तय नहीं होती तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। तो पहले तो देखे अपना सही समय आ गया है क्या नहीं। सही समय आ गया हो तो उसी समय ये जप ताप मंत्र उपचार रेमेडी चलते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते। जो भाग्य में लिखा है वही तय है, वही मिलना है। हाँ, लेकिन ये जप ताप कर्म करने से हम हमारा भाग्य में सुधार ला सकते हैं, उसकी जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इतना ही उसका फायदा है। लेकिन वो करने से चमत्कार जैसा कुछ बदल हो जाएगा, कुछ चमत्कार होके अपनी शादी 6ठा भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, 12वां स्तंभ जोर से चल रहा है और मेरी ये सब करने से शादी हो जाएगी, तो फिर हम गलत रास्ते से चल रहे हैं। उससे फ्रस्ट्रेशन आता है और ज्योतिष का ऊपर का विश्वास उड़ जाता है। तो हमें जो भी उपचार करने हैं, जो भी काम करना है, तो पहले तो देखो कि अपना समय सही समय आया है और सही समय पे वो चीजें करे तो उसका प्रभाव अच्छे तरीके से मिल जाता है। मैं थोड़ा सा समय कम होने से कारण मैं अभी दशम भाव से बोलूंगा, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट भाव है। सिंह राशि वहां पे है, जैसे ये स्थान पे किसी की भी अलग राशि हो सकती है, लेकिन सिंह 5 अंक लिखा है, वो दशम भाव का स्थान है और दशम भाव से हम क्या कार्य करने वाले हैं वो तय होता है। तो जैसे मैंने सप्तम स्थान के बारे में बोला, वैसे ही दशम स्थान में बैठी हुई राशि ग्रह हमें पता कर देते हैं कि हमें कौन सा क्षेत्र अनुकूल है। जैसे मैंने बताया कि शनि मंगल से संबंधित है, तो तू कंस्ट्रक्शन लाइन में जा, तू मशीनरी से काम कर, तू जहाँ पे तोड़मोड़ है, जहाँ पे कष्ट वाला काम है वो काम कर, ऐसे हम बता सकते हैं। दशम स्थान में चंद्र शुक्र जैसे राशि हो तो हम बोल सकते हैं कि तू ट्रेडिंग व्यापार कर सकता है। बुध की राशि हो तो ट्रेडिंग व्यापार कर सकता है। गुरु का हो प्रोफेसर जैसी नौकरी कर सकता है। तो दशम भाव जिस भाव से संबंधित है उस भाव से हम काम करने के लिए उसको बोल सकते हैं। जैसे दशम भाव का संबंध 3, 9, 12, जैसे 3 भाव से छोटे प्रवास देखे जाते हैं, 9वें भाव से लंबे का प्रवास देखा जाता है और 12 भाव से प्रदेश प्रवास हम देखा जाता है। और ये तीनों भाव वैसे तो कार्यकांश के लिए दूसरा काम करे तो खराब रहता है, लेकिन ये 3, 9, 12 वाला समझे समय हो, दशम स्थान का संबंध हो, वो ऐसा आदमी कमीशन दलाली का काम करे, कोई ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का काम करे, कोई प्रदेश संबंधित काम करे, तो उससे अपार सक्सेस मिल सकता है। तो हमें दशम भाव का संबंध किस भाव से है, उस भाव से संबंधित होके हमें कार्य करे तो अपने को उसमें सक्सेस मिलता है। अदरवाइज हम दूसरा काम करें, वो 3, 9, 12 वाला कोई दुकान लेके बैठे तो उसको 9 दुकान चलने ही नहीं देगा, तो वो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, उसको काम धंधा पैसा मिलने का मुश्किल हो जाती है। तो अपना दशम भाव अपनों को कौन सा व्यवहार, कौन सा व्यापार उचित है और कार्यान्वित कर रहा है, वो देख के हम उस भाव से संबंधित कार्य करें तो अपने को सक्सेस मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पंचम 9 भाव चल रहा है, तू क्लासेस ले। 4, 3 का संबंध चल रहा है, तू प्रॉपर्टी का डील कर, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी का कारण है, 3 ब्रोकरेज का कारण है, कमीशन का कारण है, तो 4, 3 से तू ब्रोकरेज का काम कर। तो 5, 10, 6, 11 चल रहा है तो शेयर्स का ट्रेडिंग का व्यवसाय कर सकता है, स्पोर्ट्स आइटम्स का व्यवहार कर सकता है। शुक्र का संबंध है तो हम कला क्रीड़ा के में काम कर सकते हैं। तो ऐसे वो हिसाब से हम काम कर सकते हैं।
छठे, 8वें, 12वें भाव की जिसको भी दशा चल रही है उसको तकलीफ न होती है। उस छठे भाव का संबंध छठे भाव से रोग देखे जाते हैं। जब छठे भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है तो हमारा जो जो व्याधि रहती है वो क्रिटिकल स्वरूप में बदल जाती है, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा देनारा भाव है, कष्ट देनारा भाव है। तो छठे भाव का संबंध जब भी अष्टम भाव से हो तो जो उसकी बीमारी है वो क्रिटिकल हो जाती है। और अष्टम साउंड का संबंध मंगल केतु जैसे ग्रह से हो तो ऑपरेशन करना 100% तय हो जाता है। जब अष्टम स्थान का संबंध से 12वां स्थान भी लग जाता है तो हॉस्पिटल में जाना वो भी तय हो जाता है। तो हमें छठे, 8वें, 12वें स्थान की दशा चल रही है, हमारा लग्न स्थान का संबंध छठे भाव से मिल रहा है, तो हमें क्या रोग होगा, हमारा वो जो जो मेरी बीमारी है वो क्रिटिकल होगी क्या, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा क्या, मुझे मेरा ऑपरेशन होगा क्या, ये हम भाव देखे चल सकते हैं। और बीमारी से छुटकारा कब है, तो जब भी पंचम भाव जहां पे 12 अंक लिखा है वो पंचम भाव है, और जहां पे 6 अंक लिखा है वो हमारा लाभ भाव है। जब 5 और 11 की दशा चल रही हो उस समय हमारे बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, बीमारी से राहत मिलती है। तो आने वाला जातक को हम बता सकते हैं कि तेरे को बीमारी में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो करना अच्छा है नहीं है, या तेरे को जल्दी राहत मिलने वाली है, कौन से मेडिसिन से राहत मिलने वाली है, होम्योपैथी से मिलने वाली है, आयुर्वेदिक से मिलने वाली है, एलोपैथी से मिलने वाली है, ये भी बता सकते हैं। और कौन से अंग को, कौन से अवयव को, कौन सी प्रकार की आपको बीमारी हो सकती है, उस हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं कि तू क्या कर। जैसे पत्रिका में रवि शनि बैठे हैं तो हम पहले से बोल सकते हैं कि तू हार्ट के ऊपर से ऊपर का ध्यान रख। मंगल राहु अंगारक योग है तो हम बोल सकते हैं जब तेरे को कैंसर जैसी, स्पेशली ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का संभव हो सकता है, तू पहले से ही ध्यान रख, तेरा चेकिंग अच्छे तरीके से करते जा। तो वो हिसाब से हम हर भाव से, हर राशि मिलाप से देखे जाते हैं। थोड़ा सा एक दो मिनट का समय मैं रिलेशन के ऊपर भी रखूंगा, क्योंकि रिलेशन से लेके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने बताया शनि रवि, शनि का पुत्र रवि है, तो शनि रवि ये एक मिनट से शत्रु माने जाते हैं। जब शनि रवि का संबंध हो तो पिता पुत्र के संबंध या उनकी वेवलेंथ जमती नहीं है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से लंबे रहे तो प्रेम भाव ज्यादा हो सकता है। चंद्र राहु एक में दुश्मन है, चंद्र राहु जब भी एकत्र हो तो मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, और उसमें से समझो शनि मिल गया तो माता को पीड़ा, अपने मन को पीड़ा हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो चंद्र माता का भाव है, तो जब भी चंद्र शनि राहु से पीड़ित केतु से पीड़ित होता है तो माता को तकलीफ होती है। मंगल बंधु का कारक है, जब शनि मंगल का संबंध होता है तो बंधु को तकलीफ होती है, या बंधु के कारण अपने को तकलीफ होती है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, तो प्रॉपर्टी में समस्या आ सकती है, उसमें लिटिगेशंस आ सकते हैं। तो रवि राहु, वो रवि हमारा मान सम्मान है, हमारा प्रेस्टीज है। राहु ये ग्रहण लगाता है, तब जब रवि राहु साथ में होता है तो हमारी मान सम्मान में कमतरता आती है। मंगल केतु ये घात देने वाले, ये अपघात देने वाले ग्रह है। जब भी मंगल केतु साथ में रहे तो उस समय जिस भाव में है उस अंग को, उस अवयव को ऑपरेशन करना तय होता है। तो इस हिसाब से हम सभी को अगवा कर सकते हैं, सभी को नॉलेज दे सकते हैं, और उसको बता सकते हैं तेरे लिए क्या करना अच्छा है, तेरे लिए क्या सही है, कौन से कार्य तेरे लिए अनुकूल है, ये आदमी ऐसा बर्ताव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तेरे को पार्टनरशिप अच्छी है नहीं है, ये सभी चीजें हमें इससे बता सकते हैं। और मेरा सबको अनुरोध है, जैसे हम हर साल में हम हमारा रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, हम ब्लड टेस्टिंग करते हैं, ईसीजी टेस्टिंग करते हैं, और उससे हम तय करते हैं कि अपने को कोई बीमारी तो नहीं है, अपने को आगे जाके क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी हेल्थ के बारे में। वैसे ही हम साल 2 साल में एक बार अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिष से जरूर जाके दिखाए। आगे आने वाला समय हमारे लिए क्या है, वो कुछ संकट लाने वाला है, कुछ नुकसान देने वाला है,
कुछ भाग्य लेके आने वाला है या कुछ तकलीफ देने वाला है, वो हम देख सकते हैं। कोई पैसे जाने वाला समय होगा, हम इन्वेस्टमेंट में प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो मेरी सबको विनंती है कि आप जैसे अपना वार्षिक ब्लड रिपोर्ट निकलते हैं, वैसे वार्षिक कुंडली भी एक बार देख के, एक बार उसकी जानकारी लेके आप उसको उस समय से आगे का बर्ताव आपको या आपका आगे का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो आप तय करें। मेरा ये सब अभी बताने का, मैं शॉर्ट में जितना मुझे बता पाया है 7 बजे तक मैं बता पाया। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। प्रथम मी या वर्गात नवीन आलेले आमचे साधक सोमनाथ दादा, निलिकेश, विनायक दादा, देवरस, देवदत्त दादा, बाबुल आणि नितीन दादा, तसेच श्रेयाताई वगैरे आलेत, त्यांचा मी या वर्गातर्फे मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो. अ, या वर्गामध्ये जे सुरुवातीपासून आलेत, तर हा खूप मोठा विषय आहे आणि खूप मोठा गहन विषय आहे आणि याच्यासाठी 1 तास अपुराच पडू शकतो. दादांनी जे सूत्र सांगितले, की पहिलेपासूनचं ज्योतिषशास्त्र कसं असतंय आणि अ, नक्ष त्याच्यावर ग्रहाचे कसे परिणाम होतात, हे सांगितल्यानंतर शास्त्राबद्दल आमची भावना जागृत झाली. आम्हाला याबद्दलची माहिती कधीच नव्हती. त्यामुळे आम्हाला हे सगळं डोक्यावरून जात होतं. तर बरीचशी कल्पना आम्हाला याच्यामुळे आलेली आहे. जे उशिरा जॉइन झालेत, तर त्यांना आधीचा भाग सोडल्यामुळे त्यांना हे कल त्यांना काही समजलं नाही म्हणून ते पाठीमागून आले आणि निघून सुद्धा गेलेले आहेत. तर सुरुवातीपासून क्लास करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. तर दादांनी खूपच सुंदर माहिती सांगितली. वास्तूचा पण विषय होता, परंतु हे खूप मोठे वेळ आहेत. तर दादांना कधी भविष्यात वेळ असेल, तर आपण वास्तूबद्दल पण अशी सुंदर माहिती आपण त्यांच्याकडून घेऊया. त्यांनी ही सुंदर माहिती दिल्याबद्दल मी माझ्यातर्फे आणि दादासाहेब तिचकुले योग वर्गातर्फे दादांचा खूप 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 आभारी आहे. धन्यवाद आता मला आपल्याकडे संधी दिल्याबद्दल. आता आपल्याकडे अ, 20 मिनिटं आहेत, 20-25 मिनिटं आहेत. तोपर्यंत ज्यांना काही प्रश्न विचारायचे असेल आपण अ, पटकन आपण शॉर्टमध्ये आपण प्रश्न विचारू शकता, प्रतिक्रिया पण द्यायची असेल तर देऊ शकता. जिसको कुछ भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, पर जल्दी. हे पत्रिकाप्रमाणे हे सांगितले सर्व, हे वयाच्या कितव्या वर्षापासून लागू होतात ते? पत्रिका ही जन्मता ज्या दिवशी आपला जन्म होतो त्यापासून अंत तक म्हणजे मृत्यूपर्यंत या पत्रिकेचे रिझल्ट मिळतात. हे रिझल्ट मिळतात ते तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या त्या वेळेला ज्या ग्रहदशा चालू आहेत त्या ग्रहदशेनुसार मिळतात. समजा तुम्हाला आता जसं मगाशच्या पत्रिकेमध्ये रवीची ग्रहदशा जन्मता आहे, तर रवीची दशा त्याला जी काही 4-5 वर्ष पुढची असेल तोपर्यंत त्याला रवी ग्रहाने त्याच्या पत्रिकेमध्ये जे भाव कार्यान्वित केलेले आहेत त्या संबंधात प्रामुख्याने रिझल्ट मिळणार. अशा पद्धतीने रिझल्ट मिळत, पण ते अंततः म्हणजे पत्रिका जी आहे ती जन्मापासून अंतापर्यंत रिझल्ट देतच राहणार. अच्छा, म्हणजे त्याला असं म्हणजे वयोमर्यादा आता असं काही फायनल काही नाही? वयोमर्यादा नाही. थँक्यू. स्वामी जी, कोई आपका सवाल है? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी. सर जी, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो उस आधार से मैं एक बात आपके लिए कह सकता हूँ कि आपका जो बर्थ डेट है उसमें 8 अंक नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. तो अगर आपको अपना बर्थ डेट याद हो तो बता सकते हैं? 6-3-61 1961. 6-3 1961. ओके सर, 1961 ठीक है सर. हाँ 6-3-9, हाँ नहीं, 6-7-8 8 तो आ रहा है.
आ रहे हैं। हाँ आ रहा है ना, 6 और 8 आ रहा है। हम्म। ठीक है सर, धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है कुछ? आम्ही दादांना फक्त एवढंच ज्यांना दादाशी संपर्क करायचा असं त्यांनी संपर्क करू शकतात, सल्ला घेऊ शकतात. या वर्गाचा विषय आमच्याकडे रोगी आहेत, पेशंट आहेत. बरेचसे पेशंट, बहुत से पेशेंट ठीक नहीं होते, तो ठीक नहीं होते तब हम ज्योतिष्य देखते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो उसको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आती है, तब हम दादा से प्रार्थना करेंगे कि उनके आरोग्य के लिए हमको कुछ सुझाव प्राप्त हो गए, तो उनका हम रोग का निराकरण करने के लिए उस ज्योतिष शास्त्र से हमको मदद मिल सकती है। जरूर तो ऐसा जरूर। समय आप है। कभी भी किसी को तय नहीं होगा कि उसको बीमारी क्या है, तो हम ज्योतिष शास्त्र से उसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या बीमारी हो सकती है या किस से अंग से संबंधित उसकी बीमारी हो सकती है, तो उसको हेल्पफुल हाँ, रहेगा। तो हाँ, ये हमारी ये समाज सेवा ही रहती है, तो हमारा कोई कमर्शियल नहीं। तो थोड़ी सी जानकारी हम दादा से भी ली, तो हम थोड़ा सा योग वगैरह द्वारा उनकी बीमारी ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ हरिओम दादा। हाँ, हरिओम दादा. बोला। नॉर्मली ज्योतिष शास्त्राकडे माणूस एक तर जन्म झाल्यावर आपल्या हिंदू धर्मात, त्यानंतर विवाहाच्या वेळेस, आणि मग तिसरं खूप कुठेतरी अडचणीत असेल त्यावेळेस जातो. तर ऍक्च्युली व्यक्तीने केव्हा म्हणजे ज्योतिष शास्त्राचा सहारा घ्यावा? म्हणजे बऱ्याच वेळा लोक असे खूप अडचणीत पडले असतात तर मग ज्योतिष शास्त्राकडे येतात. तर हा, मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे हा. ज्योतिष बघायला येणारे लोक दोन गोष्टीसाठी येतात. एक आपल्या मुलांच्या पत्रिका घेऊन येतात आणि एक आपली स्वतःची पत्रिका घेऊन येतात. हा, आता मुलांची पत्रिका केव्हा बघावी, तर माझं स्वतःचं असं एक म्हणणं आहे की आपल्या मुलांची पत्रिका जेव्हा ते शिक्षणाच्या योग्य वेळेत, म्हणजे समजा 9वी 10वी झालेलं आहे, आता त्याला कुठला हा, हा. कोर्स, कुठली लाईन द्यायची आहे, त्याला कुठलं क्षेत्र अनुकूल राहील, यासाठी 8वी 9वी म्हणजे जेव्हा 6वी 7वी पासून तो प्राथमिक शिक्षणाकडे उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल करतो, त्यावेळेला एक तर बघावी. लहान मुलांच्या बाबतीत तो वारंवार आजारी पडत असेल, त्याला काही प्रॉब्लेम असेल, काही समस्या असेल, तर त्यावेळेला बघावी. अन्यथा लहान मुलांची पत्रिका त्या 2 कारणाशिवाय अन्य वेळी बघायचे काही कारण नाही. म्हणजे त्याला काही क्रिटिकल आजार असेल किंवा त्याचं वागणं विचित्र असेल किंवा काही त्याला व्यसनं लागले असतील किंवा लहानपणी बऱ्याच वेळेला काही मुलांना जेव्हा राहूचा संबंध येतो आणि स्पेशली पंचम स्थान आणि 12व्या स्थानाचा संबंध येतो राहूचा आणि पंचम स्थानाचा, तेव्हा चुकीचे मित्र संगत लागू शकतात. तर अशा पद्धतीने जेव्हा सगळे ग्रहयोग होतात त्यावेळेला तुम्ही चर्चा करू शकता. हे झालं लहान मुलांच्या बाबतीत. वैयक्तिक बाबतीत मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की जेव्हापासून आपण आपल्या कार्याला म्हणजे नोकरी धंद्याला सुरुवात करतो तेव्हापासून खरं तर बघायला हवं. म्हणजे हा ज्योतिषशास्त्राचा प्रचार करण्यासाठी किंवा व्यावसायिक म्हणून मी हा सल्ला देत नाहीये. तर आपल्याला कसं असतं की आपण काम करताना आपण आपल्या अनुकूल, बघा मगाशी तुम्हाला सांगितलं की कर्म निश्चित आहे, तुम्ही काम करणार निश्चित आहे, तुम्हाला पैसे मिळणार असतील तर पैसे मिळणे निश्चित आहे. परंतु आपल्या अनुरूप, आपल्या अनुकूल वातावरणात जर आपण काम केलं तर पैसे तेवढेच मिळणार आहे, परंतु आपल्याला सुख शांतीने आणि कमी प्रयास करून मिळणार आहे. तर मग ह्याच्यासाठी आपल्याला अनुकूल क्षेत्र कुठली आहे, आपल्याला भविष्यात येणाऱ्या अडीअडचणी कुठल्या असू शकतील, आपली धनप्राप्ती कुठल्या मर्यादापर्यंत जाणार आहे. कसं असतं की आपल्याला आपला आवाका सुद्धा कळला पाहिजे. म्हणजे मी अनेक लोक माझ्याकडं मोठा फ्लॅट घेतलेला असतो, नोकरी जाते आणि मग कर्जफेड कसं करायचं हे चिंता घेऊन माझ्याकडे आलेले असतात. तर पहिल्यांदा आपल्याला पुढं काही अघटित घडणार आहे का, नोकरी जाण्याचे संभव आहेत का, माझी लायबिलिटी क्रिएट होणार आहे का, मला तेवढं धनप्राप्ती होणार आहे का, मग मी किती कर्ज करू किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी, किती लायबिलिटी घेऊ, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी तुम्हाला ह्या ज्योतिषशास्त्राचा पूर्वीपासून की बुवा माझ्या मर्यादा किती, मला मिळणारा इन्कम किती, मी किती वरपर्यंत जाऊ शकतो, मला सक्सेस रेट माझा किती, ते पण, आणि मी खाली जाणार असेल तर माझी हानीचा पिरियड कुठला आहे,
त्यामुळे जेव्हा तुमचं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पंचम स्थान, अष्टम स्थान, 12वं स्थान लागेल आणि त्यावेळेला तुम्ही तुमची सगळी ग्रॅच्युटी, प्रॉव्हिडंट फंड सगळी रक्कम तुम्ही शेअर्समध्ये गुंतवली असेल तर काय होईल, तुमचं 3-13 वाजतील. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या वेळी गुंतवणूक करावी, कुठल्या वेळी व्यवसायामध्ये पार्टनर घ्यावा, कुठला व्यवसाय करावा, कुठलं नोकरीचे क्षेत्र तुम्हाला अनुकूल आहे, तुम्हाला बदली होणार आहे का, बदली तुम्हाला टाळता येणार आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह तुम्हाला करता येतो. आणि सगळ्यात मोठी समस्या आजच्या डेटला वैवाहिक समस्या आहे. म्हणजे आमच्याकडे येणाऱ्या पत्रिका बदल्या 50% मुलांच्या संदर्भात असतात किंवा विवाहाला धरून असतात. म्हणजे एक तर विवाह जमत नाही, जमला तर तो मोडतो किंवा आणखी काहीतरी प्रॉब्लेम होतो. तर विवाहाचं सुख कसं आहे हे तुम्ही एकदा जाणून घेतलं तर मग तुम्हाला तुमच्याकडे येणारी सून किंवा तुमचा होणारा जावई कसा मिळेल. समजा तुमच्या मुलीची पत्रिका असेल, तिला पुढे जाऊन जर पत्रिकेमध्ये दिसत असेल की अरे हिला पुढे जाऊन कष्ट आहे, तिला जाऊन पुढे जाऊन घटस्फोटासारखे चान्सेस आहे, तर तिच्यासाठी लग्नामध्ये जास्त खर्च न करता तिच्यासाठी आर्थिक तजवीज तुम्ही अगोदरच करून ठेवणे किंवा त्या मुलीला तुम्ही अगोदरच सांगणे की काही कर पण नोकरी सोडू नको, तुझ्या उत्पन्नाचा साधन कायम ठेव, अशा पद्धतीचं योग्य मार्गदर्शन करता येतं. त्यामुळे 1-2 वर्षानंतर किंवा कुठलंही मोठं काम करताना, कुठलीही मोठी इन्व्हेस्टमेंट करताना आपण ज्योतिषाचा सल्ला जरूर घ्यावा असं माझं मत आहे. दादाने धन्यवाद रस्त्याने दादा. जाता नाही म्हणजे आता हे दादांनी जे सांगितलं हे आता मॉडर्न लँग्वेज मध्ये आपण गुगल मॅप टाकतो आणि पुण्यापासून मुंबईला जायचं आहे तर रस्त्याचं ट्रॅफिक काय लागेल आणि किती तास लागतील, तर तसं त्या पद्धतीने एखादा मोठं डिसिजन घ्यायच्या अगोदर पत्रिका पाहून घेणं हे योग्य असेल असं मला त्याच्याशी संबंधित वाटतं. धन्यवाद दादा. परफेक्ट उदाहरण दिलं सर. निश्चित हा रस्त्याचा स्पीड ब्रेकर सांगितलेला आहे दादाने. सर जी एक मिनट, स्वामी जी बोलिए. एक मेरा सवाल है सर जी से। बात ऐसा है जैसे आपको वास्तु के विषय में भी जानते हैं और ये जो भी आपने बताया, आपको क्या लग रहा है कि अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री आया है मार्केट में, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। वो हमें हमारा पहले से भविष्य बता देता है और बताता है कि ये आदमी इधर फलाना फलाना बैठा है, यहाँ आ जाए। मान लीजिए वो आपने सब देखा होगा, उनकी जादूगरी जो भी है। अभी मुझे ये बताइए कि जो भी वास्तु दोष के वजह से उसको पीड़ाएं थी, जो भी वास्तु दोष के वजह से उसके ऊपर दुनिया भर का केस चालू था, जो भी था, और वो अचानक ये धीरेन्द्र शास्त्री उनसे कह रहा है कि जाओ, अभी से तुम्हारा मतलब कल्याण हो गया। तो मैं इस वक्त इस बात पर ऐसा परेशान हूँ कि ऐसा कौन सा फिर कारण हो सकता है कि उन्होंने कहा और बजरंग बली जी की उनके ऊपर कृपा हो जाती है और वो बरोबर उसका समझो निवारण हो जाता है। तो वास्तु तो उधर का उधर ही है, तो उसको निवारण कैसे मिलता होगा? कभी आपने इस विषय पे थोड़ा विचार किया है क्या? मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो कैसा दादा होता है, दादा एक मिनट, ये हमारे क्वेश्चन पूछने वाले इंद्र स्वामी जी हैं, तो ये भी खुद ज्योतिषकार है और वास्तुतज्ञ है। थोड़ी आपको जानकारी। आपने सही प्रश्न उठाया। देखो, ज्योतिष 2 प्रकार से बताया जाता है। आप उसके ज्ञानी हो तो मेरे को ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा कि एक तो इंट्यूशन पावर से जो बताते हैं उसकी लेवल अलग ही है, उससे हम कोई कॉम्पीट नहीं कर सकते। जिसको प्रभु की कृपा हुई हो या वो इंट्यूशन पावर हो और उससे वो बताते होंगे तो उससे हमारा कोई मिलजुल नहीं। दूसरा जो शास्त्र से बताते हैं तो वो शास्त्र के हिसाब से ही चलता है और उसका रिजल्ट कब मिलना है वो तय है और वो उसी हिसाब से मिलते हैं। अभी हमने अपनी जो बात की कि जो धीरेन्द्र शास्त्री या कोई जो स्वामी जी है उन्होंने जो बताया, अभी कैसा होता है कि हमारे पास वो लाखों लोगों को बताते हैं, हजारों लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारे सामने एक 10 ही उदाहरण आते हैं और वो 10 उदाहरण हम 1000 लोगों के ऊपर लागू हो गया ऐसे मान के चलते हैं और 10 लोगों की जानकारी भी हमें पता नहीं होती कि वो सही में उनको मिला है या खाली मेंटल उनको बदलाव लग रहा है। क्योंकि काफी समय ये 1000 लोगों की परिस्थिति और उनको क्या रिजल्ट्स मिला वो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं रहता है, तो हम मान के चलते हैं कि उन्होंने बताया और 100% सही हुआ। ये 100% सही होता है कि नहीं वो उनको ही पता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वहां तक खाली
मैंने बोल दिया कि तेरा काम हो जाएगा, एक तो उसका प्रभु का आशीर्वाद हो, उसकी उसकी ताकत हो तो ही हो सकता है। अदरवाइज वास्तु का दोष निवारण करने के बजाय सिवा उसको कोई चारा नहीं। वास्तु का दोष का भी मैं एक आपको बता देता हूं जाते जाते। जैसे हमारी कुंडली में हमारी अच्छी दशा चल रही है, बहुत स्ट्रांग दशा चल रही है, 2 6 10 11 की चल रही है, मेरी वास्तु खराब है, तो उस समय मेरे को वास्तु का जो खराब अनुभव है वो कम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी 5 8 12 की दशा आ जाएगी और मेरा वास्तु भी खराब है, तो उस समय मेरे को तगड़ा नुकसान हो जाएगा, इतना तय है। तो वास्तु उसका प्रभाव दिखाती है। कोई किसी से का बोलने से वास्तु का दोष निवारण हो सकता है, इसके ऊपर मैं विश्वास नहीं रखता हूं। उसका कोई डाटा भी नहीं है, और उसकी हमें जो 10 लोगों का हमें पता चलता है टीवी के ऊपर हम देखते हैं, 990 लोगों को क्या हुआ वो हमें पता नहीं। खैर एक बात है, हमको ये तो मालूम पड़ जाता है ना कि उसके शरीर में कोई पीड़ा था तो जगह पे वो चलना चालू हो जाता है, जैसे मान लीजिए। तो अभी ऐसे तो उदाहरण उनके बहुत है ना। अभी है, नहीं लेकिन वो देखो अभी उसमें, अभी ये सभी चीजों में आपने देखा होगा कभी बाद में ये लोगों को हम देखते हैं कि अरेस्ट कर दिया गलत तरीके से काम करते समय। अभी जब तक हम खुद अनुभव नहीं लेते या हमारे घर का कोई सदस्य इसका अनुभव नहीं लेता है, तब तक मैं इस चीजों को ज्यादा मानता नहीं हूँ। मैं मुझे पूछा तो मैं इस चीजों को ज्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये कभी कभी मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, पता नहीं। जब तक मैं अनुभव नहीं लूंगा या मेरा करीब का कोई अनुभव नहीं लेगा, तब तक ये मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं होता। ऐसा ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। आ, अभी और हमारे 8-10 मिनट है, तो किसी को कुछ पूछना है? हम नए साधक को भी प्रार्थना करेंगे कि उनके भी कुछ सवाल है तो वो बोल सकते हैं, या उनका परिचय भी दे सकते हैं। इस वर्ग में उनका भी स्वागत है, आज के वर्ग में, और रोज के वर्ग में भी उनका स्वागत है। इस वर्ग का हम, हमारे शरीर में का डॉक्टर है तो उसका परिचय करके देते, यानी जिसके वजह से क्या होता है कि हम सावधान हो जाते हैं, और आगे के जो कुछ भी हमारे डेंजर्स आते हैं तो उसका हम अ, अच्छी तरह से अ, अ, अच्छी तरह से हम उसको मिटाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो नए साधक भी ये पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। अच्छा स्वामी जी, अभी जैसे यस सर। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया, तो इस हिसाब से आपके हाथ में पैसे नहीं टिकना चाहिए। जिसको आप उधारी दोगे वो आपके पैसे खा जाएगा। और आपका एक गलत स्वभाव है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको इसमें। ऐसा तो मेरे को कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ सुनिए ना हाँ, सर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। मतलब आप किसको उधारी दिया है तो पैसा आपका खा नहीं जाते। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। वेरी नाइस। और आपका ये भी स्वभाव होना चाहिए कि जिसको आपने पैसा दिया एक बार, वो अगर वो खा हम्म। भी गया और दोबारा भी मांगेगा तो आप उसके ऊपर रहम करके उसको दे दोगे। ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। ऐसा भी इसमें दिखा रहा है, वो भी गलत है। नहीं, ज्यादा ऐसे प्रसंग आए भी नहीं है, लेकिन किसको पैसा दिया और डूबा ऐसा हुआ नहीं है, और धन की हानि हुई है ऐसे भी कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे तो क्या होता है कि अंक शास्त्र से आप जो बता रहे होंगे, तो कैसा है कि अंक शास्त्र का मैं जहां तक मैं विश्वास रखता हूं, तो जी अंक शास्त्र के ऊपर से एक चीजें बताई जा सकती है। जैसे आपने बताया कि 6 है शुक्र का अंक है, 8 है शनि का अंक है, तो शनि पीड़ादायक ग्रह है, शुक्र पैसे का कारक ग्रह है। वैसे देखा तो हर एंगल से हम अलग अलग तरीके से देखे देखे जाते हैं। लेकिन जहां तक अंक का प्रभाव है, मैंने मेरे जीवन में इस अंकों का ज्यादा प्रभाव देखा नहीं है, क्योंकि मैंने इस शास्त्र का भी अभ्यास किया है। लेकिन मैं इस शास्त्र का बहुत कम वो इसी कारण से करता हूं, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस मुझे दिखती है। क्योंकि ये कुछ स्वभाव के लिए समझो, शुक्र जैसे मेरा 6 अंक है शुक्र का है, तो ठीक है, मैं कला क्रीड़ा में पसंद रखता हूँ, तो मेरा हो जाता है। 8 आंकड़ा शनि का है, तो मेरा रिसर्च का
थोड़ा सा अभ्यास करने का शनि का, या थोड़े से धीरे काम करने का स्वभाव है, या दीर्घ में ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने बालकृष्ण मुंदड़ा जी ने बताया, मैं एक ही जगह पे 46 ईयर्स मैंने काम किया, तो वो शनि का प्रभाव है। तो ये शनि ये जो प्रभाव है दिखते हैं, लेकिन हर जगह पे वो दिखते होंगे ऐसे मुझे मानता नहीं हूँ, उसकी लिमिटेशंस मुझे दिखती है। इसके लिए मैंने अंकशास्त्र में लिमिटेड यूज करता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सबको ये कार्यक्रम समझो पसंद आया होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप ये करता हूँ कि आपको सबको ये सब मेरा विवेचन, मेरा जो शेयरिंग है वो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरे को आप कभी मौका मिले तो वास्तुशास्त्र के ऊपर भी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, तो आप जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कार्य करें। दादा ने सुंदर बताया है, बिल्कुल बिल्कुल प्रमाणबद्ध बताया है, और समझने लायक बताया। तो दादा को हम फिर से याद करेंगे, उनके बहुत से विषय हैं।